ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस की केस स्टडी के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि पावर ऑफ इक्विटी क्या होती है। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोग ने एनआईएसएम सीरीज़ के लेक्चर में समझा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, और अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ इक्विटी एक साथ मिल जाएं तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करता है। ये उसी तरह से हो जाता है कि जैसे न्यूक्लियर विस्फोट इतनी वेल्थ क्रिएट कर देता है। इसको हम लोग एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग आईटी सेक्टर की कंपनी है। इस समय टॉप कंपनियों की बात करें तो टीसीएस नंबर 1 पे है, पहले इन्फोसिस नंबर 1 पे थी। और इन्फोसिस आईटी सेक्टर की पहली वो कंपनी है जो नैस्डैक मतलब अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली आईटी कंपनी इन्फोसिस है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आप नोट करते जाइए। अमेरिका में जो हम लोग इंडियन शेयर लिस्ट कराते हैं उसको कहते हैं एडीआर। एडीआर्स वहाँ पे लिस्ट होते हैं जिनका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और एक जीडीआर्स होते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं पावर ऑफ इक्विटी एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक साथ जब काम करते हैं तो क्या मिरेकल होता है। नारायण मूर्ति साहब ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करा आईआईटी से, और उसके बाद उन्होंने अपने बाकी सारे दोस्तों की तरह नौकर बनना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जैसे ही आप आईआईटी से डिग्री पूरी करते हैं तो सारी कंपनियां लाइन से खड़ी होती हैं, आइए मेरे यहाँ आइए, आप मेरे नौकर बन जाइए, मेरे लिए काम करिए, ये पैसे लीजिए और अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में ख़त्म कर दीजिए। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं करने का उन्होंने बहुत बड़ा पे भी किया, इसकी कॉस्ट उन्होंने बहुत पे करी। क्योंकि जब उनके दोस्त लोग एक अच्छे पैकेज पे मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे थे, अमेरिका यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में उस समय कोई कंपनी नहीं थी, आईटी कंपनी के नाम पे कुछ नहीं था, क्योंकि हमारा देश ही अभी उस समय आज़ाद हुआ था, थोड़ा ही समय हुआ था। कोई आईटी वाईटी कंपनी नहीं थी, कोई कंप्यूटर कुछ नहीं होता था यहाँ पे। कंप्यूटर ही नाम की चीज़ क्या थी, लोगों को लगता था अरे कंप्यूटर आएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजीव गांधी जब पहली बार कंप्यूटर लेके आए थे 1991 में, तो लोग कहते थे कि ये तो सारी नौकरी ख़त्म कर देगा, ठीक है, क्योंकि एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम कर सकता है। 100 अकाउंटेंट बिठा दो, एक कंप्यूटर लगा दो सॉफ्टवेयर के साथ, तो लोगों को ये लगता था कि ये सारा नाकाम ख़त्म कर देगा। और लोगों को डर लगता था, कुछ भयानक मशीन लगती थी, इंटरनेट तो पता नहीं जादू टोना समझते थे। टेलीविज़न लोग देखने से डरते थे शुरू में। जब टेलीविज़न आया था उनको उसमें दिखा कि कुछ चीज़ें दिख रही हैं, चल फिर रही हैं, तो घबराते थे, ठीक है। जब पहली बार ट्रेन चलती थी तो लोग उससे डरते थे, ये क्या है बाबा, कोई राक्षस आ रहा है। तो उसके आगे घोड़े चलते थे, भाले लेके सैनिक चलते थे कि कहीं कोई डर ना जाए या कोई हमला ना कर दे या कुछ ना कर ले, क्या समझ ले इस ट्रेन को। तो ट्रेन के आगे पहले घुड़सवार चलते थे भाले लेके सुरक्षा करने के लिए उसकी, ठीक है। तो जब नई चीज़ कोई आती है तो बहुत रेजिस्टेंस होता है। तो उसी तरह से जब नारायण मूर्ति ने ये तय किया कि वो विदेशी कंपनियों के गुलाम नहीं बनेंगे, वो अपने देश के लिए कुछ सेवा करेंगे, तो उनके पास ना कोई पूंजी थी ना कुछ था। बाई चांस उनकी वाइफ थी, वो भी इंजीनियर थी, और उस समय टाटा कंपनी एक बड़ी कंपनी की, टाटा 100 साल से पुरानी कंपनी है, उस समय भी अच्छा काम कर रही थी, अभी भी अच्छा कर रही है, और शायद जब तक ये कायनात रहेगी तब तक वो अच्छा काम करती रहेगी। तो उस समय नारायण मूर्ति की जो वाइफ थी सुधा मूर्ति, एक टाटा ने बड़ी अच्छी वैकेंसी निकाली, लेकिन उसमें लिख दिया कि नॉट एप्लीकेबल फॉर गर्ल्स। तो उनको ये बड़ा बुरा लगा कि यार ये क्या है, टाटा ने एक वैकेंसी निकाली है और लड़कियों के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन वो जो लड़कियों के लिए मना कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो शायद माइनिंग से रिलेटेड कुछ काम था, और वहाँ माइंस में जाके गहरे काम करना था, डेंजरस सिचुएशन थी, अंधेरा रहता था, सारी चीज़ें थी, तो इसलिए उन्होंने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डिनाई किया था कि ये जॉब जो है वो लड़कियों के लिए नहीं है। अभी भी माइंस वगैरह में और इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें लड़कियों को नहीं रखते हैं। तो तब तो बट ऑब्वियस था, उस समय तो बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा और सती प्रथा, पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी थी। अभी फिलहाल थोड़ा सा चेंज हुआ है ड्यू टू बेटर एजुकेशन। तो सुधा मूर्ति ने एक बड़ा सा लेटर लिखा उस समय के चेयरमैन को, टाटा जी को, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और हमें भी मौका मिलना चाहिए, और टाटा अगर ऐसा करेगी तो फिर लड़कियां कैसे करें, क्या कहाँ जाएंगी और ये उनको जॉब कैसे मिलेगी। तो उनका लेटर पढ़ा उन्होंने, फिर उन्होंने उनको एब्जॉर्व कर लिया, ले लिया अपने कंपनी में। और इसीलिए अभी आप कभी भी देखेंगे, कभी स्टेज पे अगर बाई चांस देखो, कभी तो ऐसा होता नहीं है कि नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति और रतन टाटा एक ही स्टेज पे हो, बहुत रेयर ऐसा होता है। और जब भी होता है तो नारायण मूर्ति हमेशा रतन टाटा के पैर छूते हैं। आप शायद आपने कुछ वीडियो क्लिप्स भी देखी होंगी इस एज पे। वो रीज़न यही है कि उस समय टाटा ने उनकी बहुत हेल्प करी थी,
उनकी वाइफ को जॉब दी थी और उनकी वाइफ ने उनकी वेंचर स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करी थी। पैसे दिए थे अपनी सेविंग्स के, नारायण मूर्ति ने तो सारे लगा ही दिए थे और अपने जेवर भी दे दिए थे। लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो उनका जेवर होती है, ज्वेलरी होती है, वो किसी को नहीं दे सकती हाउस वाइफ्स जो हैं। तो वो उन्होंने वो भी दे दी कि ठीक है इसको बेच के अपने बिजनेस में लगा दो। और उन्होंने उसको बेचा, पैसे मिले, एक छोटे से कमरे से 3-4 लोगों ने मिलके इन्फोसिस टेक्नोलॉजी खड़ी करी और अभी इस समय वो 1.5 से 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और उसकी एवरेज सैलरी, मंथली सैलरी अब 1 लाख है और उसके लगभग सारे एम्प्लॉई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स पे करते हैं और कंपनी खुद में कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है और तब से अब तक वो लाखों करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में दे चुकी है। CSR उसने किया है और उसके सारे एम्प्लॉई अक्रॉस द ग्लोब अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं देश के डेवलपमेंट में। और इन्फोसिस ने इंडिया को एज अ IT हब बना दिया। इस समय दुनिया में अगर ये माना जाता है कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कौन है तो वह है हिंदुस्तान। बेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है, वो है चाइना। चाइना को वर्ल्ड्स फैक्ट्री कहा जाता है और इंडिया को बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर अक्रॉस द ग्लोब कहा जाता है। तो इसका श्रेय जाता है इन्फोसिस टेक्नोलॉजी को। तो इन्फोसिस ने इंडिया को वर्ल्ड मैप में एज अ IT हब डेवलप करने में पहला स्टेप लिया था। उसके अलावा बहुत सारी और कंपनियां आई, अच्छे अच्छे लोग आए, उन्होंने IT में बहुत कंट्रीब्यूशन किया। और IT और सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने इंडिया को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बना दिया है। आपको पता है हमारा देश अभी भी, हमारी इकॉनमी अभी भी एग्रेरियन इकॉनमी कहलाती है। वे स्टिल नोन एज एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी। लेकिन एग्रीकल्चर का टोटल GDP में कंट्रीब्यूशन 15% ही है और उसमें 50 से 60% लोग काम कर रहे हैं। हमारे देश के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 50 to 60% को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और उसका GDP में कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 15% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आज़ादी के समय में 20-25% था, अभी भी 20-25% ही है, कोई खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। मोदी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है पिछले 10 सालों में। मेक इन इंडिया, ये स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसका इम्पैक्ट दिखने लगा है। सैमसंग और बड़ी कंपनियां, एप्पल वगैरह इंडिया में आके, अभी पता है इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट हैंडसेट मैन्युफैक्चरर हो गया है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट। पहले हम लोग कहीं शायद 100 में भी नहीं आते थे। तो ये पिछले 10 साल के इनके मेहनत का नतीजा है। लेकिन स्टिल इंडियन GDP में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना आज़ादी के समय था। तो इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आया है। तो देश 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी कैसे बन गया? वो बना है IT सेक्टर की वजह से, सर्विस सेक्टर की वजह से। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की GDP में मोर देन 50% है। तो और उसमें एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलता है? बहुत कम लोगों को मिलता है। यानी कि जो बहुत कम लोग हैं वो एक तरह से देश का पूरा भार उठाए हुए हैं। वो कौन है? वो ITians हैं, ठीक है, जो टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन्फोसिस, TCS, HCL, माइंडट्री, विप्रो, इस तरह की जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, हनीवेल, ठीक है, ये सारी के सारे लोग जो है वो बहुत वाइट कॉलर जॉब जिसको कहते हैं, वाइट कॉलर जॉब। तो वो लोग जो हैं वो जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बना दिया है, ठीक है। उसमें इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का मेजर कंट्रीब्यूशन है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज TCS नंबर 1 हो गई है और TCS को चलाने वाले जो उसके चेयरमैन थे, TCS के जो CEO थे, MD एंड CEO चंद्रशेखरन, उनको उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से इस समय टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। मतलब जो रतन टाटा और साइरस मिस्त्री और JRD टाटा का जो रुतबा था वो अब एक साधारण इंसान का हो गया। मतलब उन्होंने, चंद्रशेखरन जी ने एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था TCS और 35 सालों तक लगातार एक ही कंपनी में काम किया और एग्जीक्यूटिव से, मतलब फ्रंट लाइनर से टॉप CEO बने पहले और उन्होंने उसको इंडिया की नंबर 1 IT कंपनी बना दिया, वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनियों में लेके आ गए। और फाइनली जब उनका इतना अच्छा काम देखा तो साइरस मिस्त्री को हटाने के बाद रतन टाटा ने उनको ग्रुप चेयरमैन बना दिया। अब वो 100 से ज़्यादा जो टाटा कॉन्ग्लोमेरेट है उसको वो गवर्न करते हैं, उसको चेयर करते हैं। और उनकी बेहतरीन नेतृत्व की वजह से इस समय टाटा जो ग्रुप है वो उस समय इंडिया में लीड कर रहा है। टाटा की सारी कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन जोड़ दें तो वो HDFC, रिलायंस, इन सबसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इसमें कोई इंडिविजुअल बिलियनर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। 65% जो टाटा सन्स की जो होल्डिंग है टाटा की कंपनियों की, वो है टाटा एंड सन्स के पास। और टाटा एंड सन्स जितना भी पैसा कमाता है डिविडेंड के फॉर्म में या कुछ भी, उसको जो प्रॉफिट होता है उसमें 65% वो चैरिटी कर देता है और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको वो प्लाउ बैक करता है अपने बिजनेस में।
और दूसरे कामों में करता है, बिजनेस एक्सपेंशन में काम में लेता है, इन सब चीज़ों में काम में लेता है। टाटा ही वो घराना है जिसने सबसे पहले 8 आवर्स वर्किंग को इम्प्लीमेंट किया इंडिया में। अंग्रेज तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। टीसीएस नो डाउट अभी नंबर 1 है, लेकिन उसको एक तरह से शुरुआत में रास्ता दिखाया इन्फोसिस ने। तो इन्फोसिस के बारे में और थोड़ा बात करते हैं। वो 4-5 दोस्तों ने मिलकर एक इन्फोसिस एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करी। उनके पास कंप्यूटर्स नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे, फ्लाइट्स में चलते थे, बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते थे, जिन्होंने अंग्रेजी या विदेशी कंपनियों की नौकरी कर ली थी। वो लोग चप्पल पहन के बस में चलते थे, क्यों? उनके पास पैसे नहीं थे। मीटिंग्स करने जाते थे क्लाइंट के पास तो पता चला 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, पैसे नहीं है उनके पास, टैक्सी के लिए पैसे नहीं है, बस पकड़ रहे हैं, बस भी बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी उस समय। ऐसी उन्होंने स्ट्रगल करी है, लेकिन वो स्ट्रगल करके सुपर कंप्यूटर्स उन्होंने मंगाए बाहर से, कंप्यूटर्स अरेंज करे। इंडिया में कंप्यूटर ही नहीं होते थे, ठीक है। किसी तरह से धीरे धीरे काम करके और इन्फोसिस को फिर उन्होंने नंबर 1 IT कंपनी बना दिया। और आज के समय में लगभग 7-8 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है और 1.5 से 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ठीक है। अब इसका वेल्थ क्रिएशन का जर्नी देखते हैं। ये तो हमने इसकी स्टोरी सुन ली। इसने 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दिया, बट लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने इतना करोड़पति भी बना दिया। कैसे, वो देखते हैं। 1993 में इसका IPO आया। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके बारे में अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 100 शेयर अगर किसी ने खरीदे, 95 रुपीज़ पर शेयर पे लॉन्च हुआ, ठीक है। 100 शेयर अगर किसी ने खरीदे तो उसने 9,500 रुपये खर्च किए, मान लेते हैं राउंड फिगर में 10,000। तो यहाँ पे देखिएगा 100 शेयर 1993 में IPO आया इसका। अगले साल इसने बोनस दे दिया 1:1 का, तो इसके नंबर ऑफ शेयर 200 हो गए। फिर 97 में इसने फिर से बोनस दिया 1:1 का, नंबर ऑफ शेयर 200 से 400 हो गए। 99 में इसने फिर से 1:1 का बोनस दिया, 800 शेयर्स हो गए। फिर उसी समय उसने स्प्लिट भी कर दिया, यानी कि 10 रुपये की फेस वैल्यू को 5 रुपये की फेस वैल्यू बना दिया, तो फिर से इसके नंबर ऑफ शेयर डबल हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 2004 99 के बाद फिर यहाँ पे .com बबल बस्ट हो गया, यानी 99 तक बहुत तेज़ी से IT सेक्टर दुनिया का बहुत तेज़ी से चल रहा था। लेकिन 2000 में .com बबल बस्ट हुआ और दुनिया की बड़ी बड़े IT कंपनियां सब क्रैश कर गई। इन्फोसिस को भी नुकसान हुआ, लेकिन ये बहुत, क्योंकि ये फंडामेंटल पे आधारित था, बबल्स नहीं था इस कंपनी में, ये लोग काम कर रहे थे, मेहनती लोग थे, तो इन्होंने कंपनी को रिकवर कर लिया। 2004 तक फिर से रिकवर हो गए और इन्होंने फिर से बोनस दिया, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ शेयर हो गए 6400, 6400। फिर अगले 2 साल बाद फिर से इन्होंने 1:1 का बोनस दिया, 12,800 शेयर। फिर थोड़ा सा गैप आया, क्योंकि 16 के बाद आपको पता है कि मिलेनियम क्राइसिस आ गया पूरी दुनिया में। 2008 में मार्केट क्रैश कर गया, 21,000 का सेंसेक्स 7,000 पहुँच गया, यानी 65% क्रैश कर गया। स्मॉल कैप शेयर 80% क्रैश कर गए और पूरी दुनिया में तबाही आ गई। लेकिन स्टिल इन्फोसिस अच्छा काम करता रहा और 2014 तक इसने फिर से रिकवर कर लिया, पैसे इकट्ठा कर लिए, बैलेंस शीट में इसका फंड आ गया, उसने फिर से 1:1 का बोनस दे दिया। अब इसके नंबर ऑफ शेयर हो गए 25,600। फिर अगले साल फिर से बोनस 51,200 शेयर, और उसके बाद बोनस फिर से 2018 में इसने फिर से बोनस दिया और 1,02,400 शेयर हो गए। इसके बाद इसने फिर से अभी तो 18 तक की कहानी हो गई, ठीक है। 18 के बाद भी इसने बोनस दिए हैं और डिविडेंड्स भी दिए हैं, ठीक है। और अब अगर इसने बोनस दिया होगा तो इसके नंबर ऑफ शेयर हो गए 2-3 लाख। अभी हम लोग फ़िलहाल 2018 तक की कहानी लेते हैं। 2018 में इसका नंबर ऑफ शेयर हो गए 1,24,000। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इन्फोसिस का क्या मार्केट प्राइस चल रहा है। इस समय मार्केट क्रैश कर गई है बहुत ज़्यादा। किसी को याद है इन्फोसिस का क्या रेट चल रहा है? अप्रॉक्स 1400 हाई शायद ऊपर गया होगा, तो हम मान लेते हैं कि अप्रॉक्स 1300-1400 चल रहा है। अब जरा इसको कोई मल्टीप्लाई करेगा, मैं करता हूँ स्क्रीन पे ही। ये हो रहा है लगभग 15 करोड़, यानी कि जिसने भी 9,500 रुपये लगाए उसकी वेल्थ हो गई लगभग 14 to 15 करोड़। 9,500 रुपये, 10,000 मान लो। कौन सा रियल एस्टेट, कौन सा गोल्ड, कौन सा प्रॉपर्टी 10,000 के 15 करोड़ कर सकता है? मुझे नहीं पता है पूरे ब्रह्मांड में। 1993। और अभी देखिए, अभी वो बात पूरी नहीं हुई है। इसके बाद मेरे ख्याल से उसने 1 या 2 बार और बोनस दिया है। 1900 तक का प्राइस गया है इसका, वो कंसीडर भी नहीं कर रहे अभी। हाई तो 1900 तक का गया है, 1900 तक का गया है। इसका डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है,
इस भाव पे भी 2.25% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। सेक्टर के डिविडेंड यील्ड से इसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। कोविड के समय भी इसकी रेवेन्यू लगातार बढ़ रही थी। देखिए, रेवेन्यू भी बढ़ रहा था और प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। किसी पॉइंट ऑफ देखिए 2019 0.86 रेवेन्यू, ये लाख करोड़ में होता है, ठीक है, और 0.15 15,000 करोड़ का इसका प्रॉफिट था और 86,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। फिर 2020 में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट, 94,000 करोड़ का रेवेन्यू। फिर 21 में 19,000 करोड़ का प्रॉफिट और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू। और 22 में और बढ़ गया, 22,000 करोड़ का प्रॉफिट और 1.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू। ये इसकी फाइनेंशियल्स हैं। का अर्निंग पर शेयर 52 रुपये का चल रहा है। 52 रुपये पर शेयर की अर्निंग करता है साल में। अगर आपके पास एक शेयर है तो मतलब इन्फोसिस का एक शेयर 52 रुपये कमा रहा है। 1 से 2 करोड़ का ही डिविडेंड दे चुका है, वो अलग है। 15 करोड़ का जो प्रॉफिट है उससे अलग है। और जब ये हाई पे था अपनी, तो ये लगभग 9.5 करोड़ रुपए का 19 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था और डिविडेंड मिला के 20-21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बन रहा था। 21-22 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बन रहा था हाई के पास जब ये था। 10,000 रुपये का 21 करोड़, ये कुछ नहीं है, दिस इज़ नथिंग। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन की इक्विटी की पावर इससे भी बहुत ज़्यादा है। एक और केस स्टडी करते हैं। इससे एक छोटी कंपनी है, उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन उसके जो फाउंडर हैं वो भी बहुत महान शख्सियत हैं, श्री अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी के जो फादर थे, वो ये लोग पूरी फैमिली जो है, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ उस समय वो लोग पाकिस्तान वाले इंडिया में रहते थे, जो पाकिस्तान को मिल गया था बाद में। अजीम प्रेम जी को उस समय के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ऑफ़र किया था, आप हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, अजीम प्रेम जी के फादर को। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, हिंदुस्तान में ही मरूंगा। और वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आ गए थे, वो और उनकी पूरी फैमिली। और इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेसमैन तो थे ही वो, यहाँ पे उन्होंने बिज़नेस किया और वो कोई पॉलिटिक्स में नहीं गए। समझ लीजिए उस समय कोई किसी इंडिविजुअल को ऑफ़र मिले कि आप हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, कितना बड़ा रुतबा था। और वो मुस्लिम भी थे बाय रिलीजन, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। और वो क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं विजनरी होते हैं, उनको पता था कि अगर कोई कंट्री जिसकी बुनियाद मजहब होती है, यानी कि रिलीजन के नाम पे अगर कोई देश बनाया जाता है, तो उसका वही हर्ष होता है जो अभी पाकिस्तान का हो रहा है, यानी बैंकरप्ट। इंडिया जो बना था वो बना था डेमोक्रेसी के बेस पे, बना तो वो भी डेमोक्रेसी के बेस पे था कि सबको बराबर राइट मिलेगा, ये वो होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, इंडिया में जितने भी लोग हैं डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के, हम लोग सब इंडियन हैं। और वो सारे की सारी जो नेशनलिटी है, जो यूनिटी है, उसका एडवांटेज हमें ये मिला है कि हम लोग जब देश आज़ाद हुआ था तो 200 कंट्रियों के बाहर की रैंक में थे, और अभी हम लोग वर्ल्ड के टॉप थर्ड कंट्री पे आ गए हैं। और पाकिस्तान जो कि रिलीजन के नाम पे बना था, डायरेक्ट एक्शन कराया था मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये था कि मारो, इस बुनियाद पे बना था, तो उसका हर्ष वही हुआ, वो बैंकरप्ट की कगार पे पहुंच गया, या बैंकरप्ट मान लो उसको, नियर अबाउट बैंकरप्ट ही हो गया। उनको पता था कि ये नहीं चलेगा और भविष्य हिंदुस्तान में ही है, तो वो उन्होंने माइग्रेट किया और इंडिया में। उसके बाद अजीम प्रेम जी ने, आपको पता है टाटा के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला कोई बंदा है तो वो अजीम प्रेम जी हैं। अभी भी हर साल वो करोड़ रुपए की चैरिटी करते हैं। कोविड में उन्होंने टाटा ग्रुप से ज़्यादा चैरिटी करी है, 10-10 हज़ार करोड़, 25-25 हज़ार करोड़ रुपए वो चैरिटी कर चुके हैं, 25,000 करोड़। मतलब वो बुलंद शख्सियत हैं अजीम प्रेम जी। तो कंपनी के बारे में देखते हैं क्या किया कंपनी ने। विप्रो की केस स्टडी कर रहे हैं। विप्रो बनाई थी उन्होंने, और पता है विप्रो क्या काम करता था? विप्रो को हम लोग IT कंपनी समझते हैं, अभी भी अपने कैंपस में आती है, 100 बच्चों को हर साल लेके जाती है, पिछले 10 साल से लगातार आ रही है BSEF में, और हर साल हमारे बच्चों को वो प्लेस करती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में। अजीम प्रेम जी साहब ने क्या वेल्थ क्रिएट करी है इंडियंस के लिए। 1981 में इसका भी IPO आया, ठीक है, और 10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। 81 में इसका IPO आया, 1:1 का बोनस दिया 200। 85 में फिर से 1:1 का बोनस 400 शेयर्स। 86 में 10 रुपये की फेस वैल्यू को घटा दिया इन्होंने, 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू कर दिया, यानी 10 टाइम्स हो गए शेयर्स, 4,000 शेयर्स हो गए। 87 में फिर से बोनस 8,000 शेयर। 89 में फिर से बोनस 16,000 शेयर्स, 1:1।
92 में अगेन 1:1 का बोनस 32,000 शेयर, 95 में फिर से बोनस 64,000 शेयर, 97 में फिर से 1:2 का बोनस 1,92,000 शेयर्स, 1990 में अगेन स्प्लिट कर दिया, ठीक है, तो 9,600 शेयर्स हो गए इसके। फिर 2004 में फिर 1:2 का बोनस दिया, अब की शेयर नंबर ऑफ शेयर हो गए 2,88,000, 28 लाख शेयर्स हो गए, 200 शेयर से 100 शेयर से 28 लाख शेयर पहुंच गए। उसके बाद 2005 में फिर से 1:1 का बोन 57 लाख शेयर, 2010 में 2:3 का बोन 96,000 शेयर्स, और 17 में फिर से डिक्लेयर कर दिया है 1:1 का बोनस। और हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसने डेफिनेटली और बोनस दिए हैं विप्रो ने, चेक करते हैं एक बार। 17 में भी दिया है और 19 में भी दिया है। 17 में दिया तो डबल हो गया, ठीक है, यानी कि 96 लाख का कितना हो गया, और फिर इसको 1:3 का बोनस और दिया, यानी लगभग 2.25 लाख शेयर हो गए होंगे, मिनिमम 2.25 लाख के आसपास शेयर होंगे, 2,25,00,000 शेयर। विप्रो का प्राइस क्या चल रहा है इस समय? बहुत गिर गया है, उसका हाई था 700-800 रुपये का और अभी 400 समथिंग चल रहा है। हम लोग मान लेते हैं तो हम लोग ये है 800 समथिंग का था, तो हम लोग एक एवरेज ले लेते हैं, मान लो 600, ना हाई लेंगे ना लो लेंगे, एवरेज ले लिया। 1300 करोड़ 1350 करोड़ रुपए का वेल्थ बना दिया इसने, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 1,300 करोड़। हिंदुस्तान में इसकी इतनी हैसियत है जो 1,000 करोड़ के ऊपर पैसा कमा पाया हो। कोई बिजनेसमैन होगा वो जो टॉप 5 में होंगे वही होंगे। और ये तो कुछ नहीं है, 150 करोड़ का डिविडेंड भी है, 1,500 करोड़ रुपए by just investing 10,000 rupees in equities. This is the power of equity along with power of compounding. जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो विध्वंस कर देते हैं। पैसे की बारिश हो रही है, आप खर्च नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा आ गया। ये है दोनों का कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन है, पावर ऑफ इक्विटी एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन किसी को पता है ये शायद हिंदुस्तान के 0.001% लोगों को भी नहीं पता है कि कोई इतना शानदार कंसिस्टेंट कंपाउंडर हमारे देश में है। इन्फोसिस भी वही रिजल्ट बनाएगा, टीसीएस भी वही रिजल्ट बनाएगा। विप्रो के रिजल्ट हमें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो इन्फोसिस से 12 साल पहले क्या स्टार्ट कर दिया था उसने। उसका 81 में आईपीओ आया था, 12 साल पहले। तो 12 साल जो टाइम है ना, उसने कंपाउंडिंग को और फास्ट कर दिया। तो इन्फोसिस 12 साल बाद इसी पे दहलीज पे आ जाएगा, ठीक है। टीसीएस भी उससे आगे निकल जाएगा क्योंकि टीसीएस बहुत तेज़ी से कंपाउंडिंग कर रहा है। लेकिन पता किसी को नहीं होता है। सबको इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्या पता है? LIC खरीद लो, किसान विकास पत्र खरीद लो, या तो गोल्ड ज्वेलरी खरीद लो, नहीं तो प्रॉपर्टी खरीद लो। प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होता भाई। और अगर आपने फ्लैट और घर खरीद लिया तो आपने लायबिलिटी खरीद ली, उससे कुछ मिलेगा नहीं। और अगर आपने 1 करोड़ का घर खरीद लिया तो 10-15 हज़ार रुपये का रेंट मिल सकता है बस। और 15 हज़ार का रेंट महीने का, यानी कि साल का कितना हुआ? 1.5 लाख, ठीक है। हम कह रहे हैं 2 लाख मान लो, उसमें मेंटेनेंस भी लगेगा, लेकिन चलो वो भी नहीं लिया तो 1 करोड़ लगा के आपको 2 लाख मिल रहा है, जिसमें आपको मेंटेनेंस भी देना है, हाउस टैक्स भी देना है, वाटर टैक्स भी देना है, बिजली का बिल भी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, नहीं तो कुछ सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर 1 करोड़ का घर होगा तो उसमें महीने की 5,000 की बिजली भी चल रही होगी, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के 2% की यील्ड आ रही है और खर्चा भी उतना ही हो रहा है। 50-60 साल बाद वो रिनोवेट कराना पड़ेगा, उसे फिर 10 लाख रुपए लगेगा, ठीक है। तो रियल एस्टेट में कुछ नहीं मिलता। रियल एस्टेट सिर्फ पर्सनल रहने के लिए लेना चाहिए, आपके पास एक घर होना चाहिए। और अब तो जो बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं वो तो कहते हैं घर ही मत लो, ठीक है, रेंट पे रहो, ज़्यादा बढ़िया है। लोकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस आपको लोकेशन फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। अब जैसे मैं घंटाघर चौराहे पे रह रहा हूँ, तो मैं घंटाघर चौराहे पे रह नहीं रहा हूँ, मैं घंटाघर चौराहे पे रह के अपने आप की, अपनी बॉडी की दुर्दशा करा रहा हूँ। पीछे रेलवे स्टेशन, बगल में टैक्सी स्टैंड, बगल में टेम्पो स्टैंड, बगल में बस स्टॉप भी वहीं पे था। इतना कंजस्टेड, इतना पोल्यूशन, इतने लोग आते हैं वहाँ पे, ठीक है।
तो यानी क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी ख़राब कर रहे हैं। इसकी जगह अगर कहीं से बढ़िया हिल एरिया में रह रहे होते तो बहुत फ़ायदा होता। और अगर हमने घंटाघर की लोकेशन पे मेन रोड पे घर लेके रखा हुआ है तो आप उसका टैक्स भी हाई पे कर रहे होंगे, प्लस वो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू है जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं रह के। ठीक है, अगर उसको कॉमर्शियल पर्पज़ पे लगा दिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नुकसान है इससे। ठीक है, हेल्थ भी ख़राब होती है और वेल्थ भी ख़राब होती है। तो यानी रेंट पे रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपको समझ में आया ये चैप्टर कि महान लीजेंड्स अजीम प्रेमजी साहब और नारायण मूर्ति ने देश की सेवा कैसे करी, और इन्होंने अपने लिए, और पता है नारायण मूर्ति ने एक बहुत बड़ी गलती करी और अजीम प्रेमजी ने एक बहुत अच्छा काम किया। नारायण मूर्ति ने क्या किया, आपने शेयर डाइल्यूट कर दिए। डाइल्यूट करते गए मेरे पास इस समय उनके पास लेस देन 1% या 1% ही होल्डिंग बची होगी इन्फोसिस की। इसलिए नारायण मूर्ति की बात अब इन्फोसिस में कोई सुनता ही नहीं है, कोई बात उनकी मानता नहीं है, ना कोई उनको ध्यान देता है, सुनता नहीं, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। अजीम प्रेमजी के पास 74% शेयर हैं विप्रो के, उन्होंने अपनी इक्विटी डाइल्यूट ही नहीं करी है। जो पैसा उनको मिलता है चैरिटी कर देते हैं। डिविडेंड मिला, डिविडेंड बहुत देता है, ये ज़बरदस्त डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड जितना मिलता है वो चैरिटी कर देते हैं, देश की सेवा में लगा देते हैं। नहीं तो वो भी मुकेश अंबानी के लेवल पे होते हैं वेल्थ में, लेकिन वो चैरिटी करते हैं। अंबानी अदानी चैरिटी नहीं करते हैं ज़्यादा, वो CSR कर देते हैं, वो थोड़ा बहुत, चैरिटीज़ नहीं करते। टाटा और विप्रो और इन्फोसिस ये कंपनियां चैरिटी करती हैं, अच्छे से करती हैं। विप्रो और टाटा बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, और देश की सेवा इन्होंने ऐसे भी करी कि कॉर्पोरेट टैक्स दिया कितना सारा, हर एक एम्प्लॉई, उनके कितने लाखों लाख एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी होगी अच्छी खासी, 10 लाख 15 लाख 20 लाख का पैकेज से कम तो होता ही नहीं है, तो मिनिमम पैकेज है। ठीक है, तो वो लोग इनकम टैक्स देते होंगे, लाखों लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, और जो अपर स्लैब में आते हैं उनकी तो 1-1 करोड़ तक की सैलरी होती है साल की। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, बिजनेस ना, लाखों करोड़ों लोगों के लिए इन्होंने कितनी वेल्थ क्रिएट करी। ये इंडिविजुअल्स के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, जो लोग इनसे जुड़े होते हैं, स्टेक होल्डर्स, बैंकर, वेंडर्स, सप्लायर्स, कंप्यूटर प्रोवाइडर, सारे लोगों का फ़ायदा होता है। एक कंपनी जब ग्रो करती है तो उससे जुड़े सब लोगों को ग्रोथ मिलती है। तो थोड़ी ना कि खाली अजीम प्रेमजी अरबपति बन गए। अजीम प्रेमजी की वजह से कितने लाखों करोड़ लोग करोड़पति अरबपति बन गए। इन्फोसिस की वजह से, नारायण मूर्ति जी की वजह से करोड़ों लोग अरबपति बन गए। ठीक है, टाटा ग्रुप ने कितने लोगों को वेल्थ क्रिएट करके दी। तो ये जो कंपनियां होती हैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं वेल्थ क्रिएट करती हैं, ये पूरे देश की सेवा करती हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि हम लोग क्या इंडिया में एक बहुत मिसकंसेप्शन है, इसको आप लोग ज़रूर अपनी लाइफ में एड्रेस करिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इंडिया में हम लोग किसान को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, जय जवान जय किसान बोलते हैं, जवान को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और बिजनेसमैन को चोर मानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बिजनेसमैन की वजह से ही जवान को सैलरी मिल रही है और किसान को सब्सिडी मिल रही है। किसान को अगर सब्सिडी ना दी जाए कोई किसान सर्वाइव नहीं कर सकता है। इनकम टैक्स नहीं देता है किसान, और सस्ते दामों पे बिजली मिलती है, सस्ते दामों पे पानी मिलता है, टैक्स लिया नहीं जाता है, उसके खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करती है सरकार, तब उन लोगों का सर्वाइवल हो रहा है। फौजियों को कितना पैसा दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, लेकिन हम बिजनेसमैन जिसकी वजह से दे रहे हैं उसको तो बदनाम ना करें। हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेसमैन को चोर समझते हैं, लेकिन बिजनेसमैन ही रियल टर्म में देश चला रहे हैं। उन्हीं के पैसे से सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सैलरी मिल रही है, उन्हीं की पैसे से, क्योंकि उन्हीं के पैसे से जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके स्विस बैंक अकाउंट भरते हैं, उन्हीं से वो ब्राइबरी भी लेते हैं, उन्हीं को परेशान भी करते हैं, उन्हीं को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। जितने गैंगस्टर्स चल रहे हैं इनको चंदा मिलता है, जितने भी ये चुनाव लड़े जाते हैं उनके लिए जो खर्चा आता है वो भी बिजनेसमैन देते हैं। और किसानों को सब्सिडी जो मिलती है, जवानों को जो सैलरी मिलती है, जितने हॉस्पिटल चैरिटेबल चल रहे हैं हिंदुस्तान में, 1 रुपये में इलाज हो रहा है, फ्री में राशन आ रहा है, वो सारे के सारे कॉर्पोरेट्स बियर करते हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। जो एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी देते हैं इतनी ज़्यादा उसका इनकम टैक्स भी आता है सरकार के पास। तो हमें उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है। हमें बाकी सबकी इम्पोर्टेंस, डॉक्टर की,
सैनिक की, किसान की, उनको तो सम्मान देना ही देना है, साथ में बिजनेसमैन को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। हम लोग क्या, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्यों अमीर नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन को गलत नज़र से देखते हैं। हम कोई अमीर आदमी को देखते हैं, वो रोल्स रॉयस से जा रहा है या BMW से, सोचते हैं ये चोरी करके बनाया है। ये बताओ आज की तारीख में चोरी कौन नहीं कर रहा? कौन इंसान एकदम ईमानदार है? जिसकी 10 लाख रुपए की सैलरी है वो भी कोशिश करता है कि मेरा इनकम टैक्स बच जाए, 10 तरीके वो लगाता है, CA के पास जाता है, फलाने के पास जाता है, ठीक है, सभी करते हैं। कौन है, कौन इस समय जो है वो बिल्कुल हरिश्चंद्र है? तो वो भी थोड़े बहुत कर सकते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप जैसा है, विप्रो ग्रुप जैसा है, ये लोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टाटा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। उतनी ट्रांसपेरेंसी तो हम लोग भी नहीं कर सकते हैं जो सैलरीड वाले हैं, उसमें भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, उनका लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का काम चलता है। तो ये लोग सच्चे देशभक्त हैं और सच्ची सेवा कर रहे हैं देश के। इसलिए एक स्लोगन इसमें ऐड कर सकते हैं आप, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐड किया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, उसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और जय एंटरप्रेन्योर्स भी। एंटरप्रेन्योर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिजनेसमैन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ज़रूर होना चाहिए। ये 2 केस स्टडी में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए, किसी का कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन?